अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद उमर एंड वी आर स्टडिंग इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग। आज की क्लास में हम बात करेंगे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ऑडिटिंग के बारे में। इससे पहले हम कुछ टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिनकी डेफिनेशंस और उनकी एक्सप्लेनेशंस को डिस्कस करेंगे, फिर हम स्टेजेस के ऊपर जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। We will start with audit risk. Audit risk is the risk that the auditor express an inappropriate audit opinion. कि जब कोई ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है तो इस चीज का रिस्क कि उसका ओपिनियन इनअप्रोप्रिएट हो, उसको हम ऑडिट रिस्क कहते हैं। सिंपल ऑडिटर को इस चीज का ये भी एक रिस्क होता है कहीं उससे अनजाने में गलत ओपिनियन एक्सप्रेस ना हो जाए या गलत ओपिनियन ना दे दे। ओपिनियन उसके इनअप्रोप्रिएट होने का जो रिस्क होता है उसे ऑडिट रिस्क कहते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ये सिक्वेंशियल टॉपिक्स हैं। इसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो है, इसको यूं समझ लें कि ऑडिट रिस्क जो होता है उसको अवॉइड करने के लिए आगे हम स्टेजेस पढ़ेंगे तो उसमें और बात वाज़ेह हो जाएगी। टेस्ट ऑफ कंट्रोल आर द टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स विच आर परफॉर्म्ड टू इवैल्यूएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल ये होता है कि कंट्रोल सिस्टम है जो उसकी इफेक्टिवनेस देखी जाती है कि कितना इफेक्टिवली वो ऑपरेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी के अंदर सारे जो कंट्रोल मेजर्स हैं वो सारे सेट किए हुए हैं, एक बड़ा अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया गया है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अगर एक कंट्रोल सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम ये देखते हैं कि जो कंट्रोल मेजर्स है वो कितना इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं। नेक्स्ट है सब्सटेंटिव टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल से, या उसको कंप्लायंस टेस्ट भी कहते हैं, वहां से हम आगे निकलते हैं तो और डिटेल में जाने के लिए जहाँ पे हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को या फाइनेंशियल अकाउंट्स को स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं सब्सटेंटिव टेस्ट। सब्सटेंटिव टेस्ट आर द टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स व्हिच आर परफॉर्म टू टेस्ट फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स होगी, बैलेंस शीट होगी। इनके जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं, इनके हवाले से जो हम टेस्टिंग करते हैं, इनको चेक करते हैं कि आया कि ये ठीक है या नहीं है, तो उसको हम कहते हैं सब्सटेंटिव टेस्ट। 3 टाइप्स के सब्सटेंटिव टेस्ट होते हैं। First is vouching, which is also called substantive test of transactions, and another is verification, which is also called substantive test of balance, and last is analytical procedures. इसको substantive analytical procedures भी कहते हैं, SAP, और analytical procedures भी कहते हैं। इनको हम आगे डिटेल्स में देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास आप देखें तो रिस्ट्रिक्टेड सब्सटेंटिव टेस्ट और फुल सब्सटेंटिव टेस्ट है, लेकिन इस पर जाने से पहले हम इनकी ये डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं, फिर ये मैं आपको बताता हूँ कि इनमें क्या फ़र्क है। फर्स्ट इज़ वाउचिंग, जिसको हम सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन भी कहते हैं। ऑडिटर फोकस ऑन टेस्टिंग इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस बाय वेरीफाइंग देम टू स्पोर्टिंग वाउचर्स। हमने पहले स्पोर्टिंग वाउचर्स की बात की थी। उसी तरह से जो ऑडिटर होता है वो क्या करता है कि इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को स्पोर्टिंग वाउचर के हिसाब से टेस्ट करता है कि आया उनके स्पोर्टिंग वाउचर्स अवेलेबल हैं या नहीं। उनको इंश्योर करता है कि ये ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रियल ट्रांजैक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल PL है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, या स्टेटमेंट है, उसमें आप देखेंगे जितने भी अकाउंट्स आते हैं तो उनके अगेंस्ट लाजमी हमारे पास सेल्स हुई है या पेमेंट हुई है, ठीक है, एक्सपेंस है या रेवेन्यू है, उसके सपोर्टिंग वाउचर्स हमारे पास लाजमी होते हैं। जिस तरह हमने पहले बात की थी कि परचेज में पूरा एक प्रोसेस होता है, परचेज का या सेल्स का एक प्रोसेस होता है, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड होते हैं, तो वो सारे सपोर्टिंग वाउचर्स जो ऑडिटर होता है उनको चेक करता है। नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन। एन ऑडिटर फोकस ऑन सब्सटेंशिएटिंग द एंडिंग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट। किसी फाइनेंशियल अकाउंट का जो एंडिंग बैलेंस है, ऑडिटर उसके ऊपर फोकस करता है, उसको सब्सटेंशिएट करता है, मतलब कि उसके प्रूफ्स देखता है कि ये जो क्लोजिंग होकर, जिस तरह से आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, जर्नल एंट्रीज होती हैं, उनमें जब ट्रांजैक्शन होती है तो एंट्री हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर एंड ऑफ द पीरियड जो होता है उसको एडजस्टमेंट एंट्रीज भी करते हैं हम, और साथ में हम क्लोजिंग एंट्रीज भी करते हैं। तो एक अकाउंट जो होता है फाइनेंशियल अकाउंट, वो काफी सारी ट्रांजेक्शन से होकर क्लोज होकर हमारे पास आता है। स्पेशली जब बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट के जितने भी अकाउंट्स हैं वो दूसरे अकाउंट्स से डिफरेंट। जिस तरह कैश को ले लें, कैश का कोई सपोर्टिंग वाउचर नहीं होता, लेकिन कैश मल्टीपल अकाउंट्स और ट्रांजेक्शन के जरिए क्लोजिंग होके वो हमारे पास आता है। तो उसमें देखा जाता है कि जो एंडिंग बैलेंस है किसी का भी, ट्रायल बैलेंस में सारे एंडिंग बैलेंस आते हैं, चीज़ें पूरी लेजर अकाउंट्स होते हैं, जो वहां से हम बैलेंस शीट में ऐड करते हैं। उसमें आप देखें तो सारे अकाउंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं से कैलकुलेट होकर आते हैं। तो ऑडिटर देखता है कि ये जो हर अकाउंट है बैलेंस शीट का, वो कहाँ से, उसके प्रूफ्स क्या हैं, उसके बिहाइंड पे कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है।
इसको कहते हैं सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ बैलेंस या वेरिफिकेशन। और नेक्स्ट है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर्स में यूजिंग कंपैरिजन एंड रिलेशनशिप टू असेस वेदर अकाउंट बैलेंसेस अपीयर रीजनेबल। इसमें हम उसमें देखते हैं रैशनैलिटी देखते हैं, इसमें रीजनिंग ढूंढते हैं कि जो हमारे अकाउंट्स आ रहे हैं उन रिलेशनशिप क्या है, कंपैरिजन क्या है, लास्ट ईयर में और इस ईयर में क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं जिनके अंदर एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप होता है, उसके हिसाब से भी देखते हैं कि ट्रांजैक्शंस के अंदर कहीं किसी किस्म की मिस एप्रोप्रिएशन तो मौजूद नहीं है। तो इसको कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर, जिसमें हम एनालिटिकली रीजनिंग और इस तरह की रैशनैलिटी देखते हैं फाइनेंशियल सिस्टम्स में। ये 3 इसकी टाइप्स हैं। अब हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्टिव सब्सटेंटिव टेस्ट की। रिस्ट्रिक्टेड सब्सटेंटिव टेस्ट उस वक्त होता है जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल का जो रिज़ल्ट है वो सेटिस्फैक्ट्री होता है, तो हम सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर्स को देखते हैं, बाकी डिटेल में नहीं जाते। लेकिन जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल का जो रिज़ल्ट है वो इनफेक्टिव आता है और अनसेटिस्फैक्ट्री होता है, उसमें क्या होता है कि हम फिर फुल सब्सटेंटिव टेस्ट करते हैं, जिसमें हम हर चीज़ को चेक करते हैं। ये आगे हम जब स्टेजेस के ऊपर बात करेंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ ऑडिट की। तो फर्स्ट स्टेज है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का मतलब है कि आप ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, जिसमें ऑडिटर क्या करता है, अगर वो फर्स्ट टाइम कोई ऑडिटिंग फर्म है वो किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रही है, तो वो उनका जो दूसरी ऑडिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी के साथ ऑडिट का जो उनको रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करेगी कि हम आपके साथ ये काम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अगर उसने लास्ट ईयर भी या रेगुलर बेसिस पे हर साल वो एक ही ऑडिटिंग फर्म है वही उनका ऑडिट करती है, तो वो उसी पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जो उनकी बातें हो चुकी हैं उनमें माइनर चेंजेस के साथ उसको कंटिन्यू कर देती है। तो ये स्टार्ट होता है अपॉइंटमेंट से या एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट से। ठीक है, जैसे ये तैयार होता है तो उसके बाद नेक्स्ट जो इसका स्टेज है या स्टेप है वो क्या है, इंगेजमेंट लेटर। इंगेजमेंट लेटर क्या होता है? इंगेजमेंट लेटर जो होता है उसको वो ऑडिटिंग फर्म टाइप करती है, और उसका पर्पज़ ये होता है कि जो ऑडिटिंग फर्म एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो एक एक ऑडिट के अंदर इंगेज हो रहे हैं, ठीक है, उस इंगेजमेंट से पहले कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस या कुछ इंपॉर्टेंट इस तरह की बातें जो होनी लाजमी है ताकि बाद में मसाइल पैदा ना हो, तो उस इंगेजमेंट लेटर में उनको मेंशन किया जाता है। क्योंकि दोनों एक ही उसमें इंगेज हो रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन में या एडवेंचर में जा रहे होते हैं, ऑडिट का काम करने वाले होते हैं। ऑडिटर ने ऑडिट करना होता है और जो मैनेजमेंट होती है कंपनी की, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, उसने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, तो इंगेजमेंट लेटर जो होता है वो ऑडिटिंग फर्म जो है वो तैयार करके पब्लिक लिमिटेड कंपनी से साइन करवाती है, उसके बाद फिर अपना ऑडिट स्टार्ट करती है। इसमें हमारे पास इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहले इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है कि हर जो कंपनी है, कोई भी कंपनी जो ऑडिट करवाना चाहती है किसी ऑडिटिंग फर्म से, तो वो क्या करती है कि वो उसकी कोई ना कोई ज़रूरत होती है, उसकी किसी न किसी या एनुअल ऑडिट करवा रही है या कोई स्पेसिफिक ऑडिट है या इस तरह का कोई ऑडिट है जो फ्रॉड या इंसिडेंट की बेस के ऊपर है, तो उस हिसाब से क्या होता है जो इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, वेरी करते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो ऑडिटिंग फर्म है वो ऑडिट स्टार्ट करने से पहले जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की मैनेजमेंट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन करती है कि ये सारे काम जो हैं ये आपकी हैं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो इस हवाले से वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसमें मेंशन कर देते हैं। ये हमने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी हेडिंग डिस्कस की थी कि उसमें जो IFRS एंड कंपनीज एक्ट 2017 होता है उनके हिसाब से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना और सारा काम करना ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देन वो क्या करते हैं, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन अकाउंटिंग जो है उसके ऊपर जो ऑडिटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके हवाले से वो उसमें लिखते हैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये वाली चीज़ें शामिल है और हम इसके ऊपर काम करेंगे। आइंदा क्लासेस में हम ना इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि ISA में कौन कौन सी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, लिमिटेशंस में जो मेजर लिमिटेशन होती है वो ये होता है कि जो ऑडिट के बाद वो कहते हैं कि हम अपना ओपिनियन देंगे, वी कैन नॉट गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ठीक है, एक ऑडिटिंग फर्म जो है वो अपना ओपिनियन देती है अपने बेस्ट नॉलेज के मुताबिक, और उसमें बताते हैं अगर कंपनी ठीक काम कर रही है या उसके अंदर वहाँ उसके अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो क्लीन रिपोर्ट दे देते हैं, उन्हें कोई इशू नहीं होता। ठीक है,
और वो लेकिन वो ओपिनियन के तौर पे देते हैं, वो कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते कि जो कि कहा जा सके कि चैलेंजेबल नहीं है और ये वी आर एब्सोल्युटली एश्योर कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जस्ट ओपिनियन अपना बताते हैं कि हमारे नज़दीक ये चीज़ है, ठीक है। तो इसमें ये लिमिटेशन में बताते हैं कि हमारे ऑडिट की लिमिटेशन ये होगी। लास्ट पॉइंट है एडिशनल सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड। अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑडिट के अलावा भी कोई सर्विसेज परचेज करना चाहती है, फॉर एग्जांपल यहाँ टैक्स सर्विसेज के बारे में लिखा है या इसके कोई और कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, तो उसको यहाँ मेंशन किया जाता है कि ये सारी सर्विसेज जो हैं ये ऑडिट से अलहदा हैं, फिर उनको अलहदा चार्ज किया जाता है, ठीक है। एडिशनल सर्विसेज के इसके अलावा कौन कौन सा काम किया है, ठीक है। तो इसके बाद जब एंगेजमेंट लेटर साइन हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा इनिशियल प्लानिंग का। इनिशियल प्लानिंग में हम क्या करते हैं, नॉलेज ऑफ बिजनेस देखते हैं कि बिजनेस किस प्रोडक्ट में डील करता है, उसके सप्लायर्स कौन है, सप्लाई चेन क्या है उसकी, फिर उसकी कौन कौन सी मार्केट्स हैं, कौन से कस्टमर्स हैं, और कौन प्रोडक्ट मर्चेंडाइजिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या सर्विस सेक्टर से है, किस तरह की उसकी नेचर क्या है, ठीक है। इन चीज़ों को हम देखते हैं। उसके बाद जो होता है वो ऑडिट प्लानिंग होता है। ऑडिट प्लानिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो रिस्क असेसमेंट ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि जो मटेरियल में स्टेटमेंट्स होती हैं उनकी उसके लिए रिस्क असेसमेंट करते हैं। जो आपको याद होगा शुरू में अभी हमने बात की है ऑडिट रिस्क के बारे में। उस ऑडिट रिस्क की असेसमेंट करते हैं कि जो कंपनी के जहाँ कंट्रोल सिस्टम रिव्यू करते हैं, ये जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं उनमें रिस्क है या नहीं, क्या हम उनके ऊपर ट्रस्ट करके बाकी चीज़ों को ऑडिट कर सकते हैं या हम उनको पहले से स्टडी करें कि उनमें कोई वीकनेस या वर्नेबिलिटी है। तो इन सारी चीज़ों को ऑडिट प्लानिंग वाले फेज़ में देखा जाता है कि हम जिस कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं वहाँ पे रिस्क असेसमेंट की जाती है कि वहाँ पे कोई अकाउंट्स के अंदर या जो कंट्रोल सिस्टम है वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, सेग्रीगेशन ऑफ जॉब किस तरह की है, और उसके अलावा जो अप्रूवल सिस्टम है या अथॉरिटी सिस्टम है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। नेक्स्ट में हमारे पास आता है रिस्पॉन्स टू रिस्क असेसमेंट। जो हमने रिस्क असेसमेंट किया है कि जो कंट्रोल सिस्टम्स को रिव्यू किया है उसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कंप्लायंस टेस्ट करते हैं या टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि कंट्रोल सिस्टम्स को देखते हैं कि आया कि वो इफेक्टिवली ऑपरेट हो रही है कि नहीं। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री हो तो फिर तो हम रिस्ट्रिक्टेड टेस्ट करते हैं और फिर आगे मूव कर देते हैं। अगर वो अनसेटिस्फैक्ट्री हो फिर हम उस साइड चले जाते हैं। तो सब्सटेंटिव टेस्टिंग में एक तो रिस्क सब्सटेंटिव टेस्टिंग होता है, वो तो उस दूसरे केस में, लेकिन फुल सब्सटेंटिव टेस्टिंग तब होता है जब कंट्रोल टेस्ट जो है ना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री हो या हमारा जो पहले की रिस्क असेसमेंट थी वहीं से हम एक्सपेक्ट ना कर रहे हो कि कंपनी का जो सिस्टम है, ये कंट्रोल सिस्टम है वो इफेक्टिव है, हम वहीं से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इनइफेक्टिव है। इस सारे के बाद यहाँ पे हमारे पास आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इसके साथ रिव्यू करते हैं, फिर ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं। यहाँ पे देख लें, सबसे पहले हमारे पास ऑडिट अपॉइंटमेंट के ऑडिटर को अपॉइंट करना। अगर तो कंपनी जो है वो जिस तरह से हमने पहले बात की एक्सेप्ट करती है, कंटिन्यू करती है, फिर तो ठीक है। अगर वो रिजेक्ट और डिसकंटिन्यू करती है तो फिर तो ऑडिट होगा ही नहीं ना। तो इसलिए इसको वहाँ भी मेंशन नहीं किया गया था, बस आपको समझाने के लिए इसको यहाँ पे थोड़ा सा बताया है। तो इसे इग्नोर करना है, ठीक है, क्योंकि अगर रिजेक्ट हो रहा है फिर तो ऑडिट का ये स्टेज ही नहीं बनता, क्योंकि फिर ऑडिट होगा ही नहीं। ऑडिट तब होगा, याद रहे कि ऑडिट स्टार्ट होता है एक्सेप्टेंस से, एक्सेप्टेंस और कंटिन्यू से, ठीक है, ये की चीज़ें। तो जब ऑडिट एक्सेप्ट हो जाता है तो फर्स्ट क्या होता है फेज़, इंगेजमेंट लेटर। इंगेजमेंट लेटर की हम बात कर चुके हैं कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं। इंगेजमेंट लेटर जब साइन हो जाता है फिर उसके उस वक्त इनिशियल प्लानिंग की जाती है। इनिशियल प्लानिंग में हम बिज़नेस नॉलेज हासिल करते हैं, उसके बाद फिर हम जाते हैं प्रॉपर प्लानिंग की तरफ। जब ऑडिट प्लान किया जाता है तो उसमें रिस्क असेसमेंट की जाती है कि जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं कंपनी के वो ट्रस्टेबल हैं या नहीं, उनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इसके बाद ऑडिट प्लानिंग करते हैं। ऑडिट प्लानिंग में हम रिस्क असेसमेंट करते हैं कि जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं वो ट्रस्टेबल हैं या नहीं, कि वहाँ पे कोई रिस्क तो नहीं है, किसी किस्म की कोई मिस्टेक या एरर के चांसेस तो नहीं है कि हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो वहाँ पे हम ऑडिट प्लानिंग के अंदर उसके कंपनी का जो कंट्रोल सिस्टम है ना उसका रिव्यू लेते हैं, उसको प्लान करते हैं। जब ये काम हो जाता है उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाते हैं, विच इज़ रिस्पॉन्ड टू रिस्क असेसमेंट। जो हमने ऑडिट प्लानिंग के अंदर रिस्क असेसमेंट की है ऑडिट को प्लान करने के लिए, उसमें उसको हम रिस्पॉन्स करते हैं। देखिए दो तरह की एक्सपेक्टेशंस होगी, एक है इफेक्टिव कंट्रोल, दूसरा है इनइफेक्टिव कंट्रोल। ये दो तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं, हम इसके बारे में श्योर नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब हम इफेक्टिव कंट्रोल, वहाँ पे हम क्या करेंगे, कंप्लायंस टेस्ट करेंगे, जिसको हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल कहते हैं, ठीक है।
ताकि हमें ये चीज़ इंश्योर हो जाए कि जो कंट्रोल सिस्टम है वो वाकई इफेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे कंप्लाइंस टेस्ट करेंगे। लेकिन ये साइड है यहाँ पे इनफेक्टिव है, तो यहाँ पे हमें डिटेल में टेस्ट, फुल डिटेल में टेस्ट करना पड़ेगा, इसे सब्सटेंटिव टेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें, जब फॉर एग्जांपल हम पहले इस साइड को डिस्कस करते हैं, अगर कंप्लाइंस टेस्ट की तरफ आते हैं हम, वी आर एक्सपेक्टिंग के इट इज़ इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो हम आगे इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम्स को टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि आया कि वो इफेक्टिवली ऑपरेट हो रही हैं या नहीं। ठीक है, तो इसके दो रिजल्ट्स होते हैं, एक है अनसेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, अगर तो अनसेटिस्फैक्ट्री है तो वो क्या करेगा, इट विल लीड्स टू दिस पॉइंट, इनफेक्टिव कंट्रोल वाली साइड पे आ जाएगा, क्योंकि हमें ये चीज़ वाजे हो जाएगी कि जो कंट्रोल सिस्टम है जिसको हम इफेक्टिव एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो टेस्ट के बाद ये चीज़ सामने आई कि वो इफेक्टिव नहीं है। तो वी विल रिपोर्ट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज टू दोज चार्जेस विद गवर्नेंस टू मैनेजमेंट एंड ऑल वीकनेसेस टू मैनेजमेंट। जितने भी उसके साथ डेफिशिएंसीज हैं उनको, और जितने भी वीकनेसेस हैं उनको हम मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर देंगे, ये वाले आपके कंट्रोल सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगर ये सेटिस्फैक्ट्री हुआ तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सेटिस्फैक्ट्री हुआ तो हम इसका रिस्ट्रिक्टेड सब्सटेंटिव टेस्ट करते हैं, जिसमें हम सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर्स को यूज़ करते हैं, कंपैरिजन करते हैं रिलेशनशिप्स के हिसाब से, अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको चेक करते हैं। लेकिन जो ये साइड होती है इसमें हम फुल सब्सटेंटिव टेस्ट करते हैं, जिसमें हम वाउचरिंग करते हैं, और दूसरे नंबर पे वेरिफिकेशन करते हैं, और थर्ड नंबर पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स को भी टेस्ट के ज़रिए भी टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम, दोनों काम होने के बाद, फॉर एग्जांपल अगर एक तो ये है ना, आप इस साइड पे आ गए हैं तो फिर आप इस साइड से आगे मूव करेंगे। ठीक है, फिर उसकी ज़रूरत नहीं है, आप एक फ़्लो में चलेंगे ना, आपने यहाँ से चूज़ करना है, आपके फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेशन है इनफेक्टिव, तो फिर वो तो उसका सवाल नहीं पैदा होता ना, फिर आप इस साइड से मूव करके आएंगे। अगर आप उसको इफेक्टिव समझ रहे हैं और यहाँ पे आते हैं और यहाँ से भी आप सेटिस्फैक्ट्री होते हैं तो फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे। इन स्टेप के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है ओवरऑल रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ओवरऑल रिव्यू करते हैं, जिस तरह हमने कहा था कि फुल सब्सटेंटिव टेस्ट के अंदर भी हम BL बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं, और यहाँ पे भी हम जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस हिसाब से देख लेंगे। ओवरव्यू के बाद जो है हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आता है वो होती है ऑडिट रिपोर्ट। तो यहाँ तक एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस है कि किस तरह से ऑडिट रिपोर्ट बनती है, और चॉइसेस के हिसाब से, चॉइसेस कह लें या हमारे रिजल्ट्स, या जब टेस्टिंग के बाद हमें आगे रिजल्ट्स मिलते हैं उनके हिसाब से किस तरह से इसके अंदर चेंज आता है। तो इसमें आपको सारा समझ आ रहा है कि हर चीज़ इंडिकेट की गई है कि कहाँ से किस तरफ मूव करना है। ठीक है, तो फाइनल में हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट तैयार होगी। तो ये जो सारी हेडिंग्स हैं इनको हम आइंदा क्लासेस में, नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में डिटेल में देखेंगे। हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगली क्लास में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग क्या हैं, और उसके बाद ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ISA क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।